नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नए बजट पे बातचीत करने वाले हैं और इसमें ये समझने का ज़्यादा प्रयास करेंगे कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बच्चा जो एग्जामिनेशन दे रहा है उसके लिए बजट को कैसे समझा जाए, किस तरह से उसको पढ़ा जाए कि एग्ज़ाम में उसकी बेनिफिट मिले हमें। तो इस तरह से हम लोग इस बजट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और ये जो डिस्कशन है वो अलग अलग पार्ट्स में आपके सामने आएगा। तो वो आप ट्रैक करते रहिए कि एक पार्ट आ चुका है तो फिर दूसरा तीसरा इस तरह से अलग अलग पार्ट में ये डिस्कशन आपके सामने आएगा। तो यही हमारी दृष्टि रहेगी। इसमें एक आम आदमी के लिए जो बजट होता है वो अलग ढंग से देखा जाता है और यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे को बजट में क्या ढूंढना चाहिए, कैसे उसको पढ़ना चाहिए, कैसे उसको एनालाइज करे। अच्छा, आपने इस बात पे ध्यान दिया होगा कि जो भी बजट आता है उससे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, राइट। डायरेक्ट इस तरह की कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन बजट को कैसे पढ़ें कि हम सवाल बना सकें, इस चीज को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो वही बातचीत हम लोग करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि बजट को अगर हम देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे आप जाते हो तो बजट एट अ ग्लैंस करके, बजट का सार करके एक टेबल आपको नजर आएगी। तो जब आप इस टेबल को देखते हैं तो यहाँ अलग अलग कॉलम नजर आते हैं, जैसे बजट अनुमान और संशोधित अनुमान, बजट अनुमान, वास्तविक। तो आपको इसे कैसे समझना चाहिए, इसका मतलब क्या है, किन चीजों के लिए बजट अनुमान लिखेंगे, संशोधित। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये भी क्लैरिटी नहीं होती है। तो आप ये देखें कि जो बजट होता है, जो भी बजट पेश होता है वो आने वाले वर्ष के लिए होता है। और चालू वर्ष में बजट पेश होता है तो चालू वर्ष कौन सा कहलाएगा इस बजट के लिए, आने वाला वर्ष कौन सा कहलाएगा, और प्रीवियस ईयर कौन सा कहलाएगा, मतलब पिछला साल कौन सा कहलाएगा। आपकी बेसिक यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बजट जो होता है हर कोई जानता है कि बजट एक प्रकार का स्टेटमेंट है, कथन है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित खर्चे कितने होंगे। अनुमानित तो आप लगा रहे हो आने वाले साल के लिए, और कितने अनुमानित खर्चे होंगे, कितनी अनुमानित प्राप्तियां होगी, उसका एक प्रकार से नियोजन कर रहे हो आप, कि खास तौर से खर्चों का नियोजन कर रहे हो। और बजट यूं आय और खर्च दोनों को दिखाता है, लेकिन अगर आप इसको देहाती स्टाइल से समझें तो बजट ज्यादा फोकस करता है खर्च के ऊपर। जैसे हम किसी दुकान पे सामान लेने के लिए जाते हैं, हम एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो वो सबसे पहले क्या सवाल करते हैं कि आपका बजट क्या है, आपके खर्च की सीमा क्या है। वो ये पूछना चाह रहा है कि आप 20,000 का फोन लेंगे कि 50,000 का फोन लेंगे। तो आपको बजट पर प्रथम भाव किसका देता है, खर्च का देता है। और भारत जैसे राष्ट्रों में तो इनकम देखकर खर्च नहीं होता है, खर्च को प्राथमिकता दी जाती है, और इसीलिए हम घाटे का बजट बनाते हैं। और आप देखेंगे कि इसी में घाटा आपको नजर आएगा। इसके अंदर आप अगर राजकोषीय घाटा जानते होंगे, ये देख रहे हैं तो ये 16,95,768 करोड़ रुपए का घाटा सरकार लगा रही है इस बजट में। तो क्या ये घाटा आ गया है या इस घाटे का नियोजन हो रहा है। तो घाटा भी प्लान्ड तरीके से लगाया जाता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब हम खर्चों को प्राथमिकता दे रहे हैं, आय देखकर खर्च तय नहीं कर रहे हैं। खर्च को समझ रहे हैं कि ये खर्च तो हमें करना ही पड़ेगा, तो फिर हम आय का इंतजाम देखेंगे कि प्राप्तियां हमें कहाँ से आएगी, लेकिन हम खर्च को प्राथमिकता देते हैं। इस तरह की क्लैरिटी आपको आनी चाहिए। बजट को पढ़ने का मतलब कुछ अलग है। बजट का मतलब कुछ 1,000 करोड़ रुपए से नहीं है। अच्छा, इस टैक्स में इतनी रेट चेंज हो गई, इस कैपिटल गेन्स टैक्स में फलाना हो गया, एसटीटी को ऊपर नीचे कर दिया। इज दिस यूजफुल फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। सीधे सवाल इस तरह के नहीं आते हैं। हाँ, कोई टैक्स अगर चेंज हो रहा है तो आप उसकी बेसिक्स में जाइए। फॉर एग्जाम्पल, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपने पढ़ा होगा, प्रतिभूति लेन देन कर जो 2005 में आया था। इसमें जो मतलब उसकी रेट को चेंज किया गया,
तो आपको ये समझना चाहिए कि एसटीटी किस प्रकार का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, कैसे ये लगता है। तो इसको हम टीसीएस कहते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स बोलते हैं, क्योंकि जहां आप लेन देन कर रहे हो शेयर्स का जो अमाउंट है आपकी उसी में से कट हो जाता है। और मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम सट्टे को रोकना चाहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको खरीदने बेचने दोनों टाइम पे ये टैक्स लगता है, तो आपको ज्यादा गेन नजर आएगा तभी आप खरीदोगे बेचोगे। कम कम छोटे छोटे गेनों के लिए सट्टा नहीं खेलोगे, तो ये सट्टे को कंट्रोल करता है, ये इसका बहुत बड़ा पॉइंट है। तो और यही कारण भी था कि मार्केट नीचे चला गया। आपने देखा कि बाजार गिर गया था भारत का जब बजट पेश हो रहा था। तो इस तरह से आप बजट को एनालाइज करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो आपसे बातचीत करने वाला हूँ वो ये बात करने वाला हूँ कि एक चालू वर्ष किसको कहेंगे और आने वाला वर्ष किसको कहेंगे इस बजट के लिए। तो उसका हम बातचीत करते हैं। जैसे कि बजट 2026-27 को अगर हम देखें तो ये पेश हुआ था 1 फरवरी 2026 के दिन, और ये जो डेट है वो आती है इस वर्ष के अंदर 2025-26 में ये डेट आएगी, क्योंकि 31 मार्च 2026 को ये ईयर खत्म होगा। इसका मतलब ये बजट पेश करते समय चालू वर्ष कौन सा था, 2025-26। तो हम इस वर्ष को क्या मान के चलेंगे, करंट ईयर। इस बजट के लिए करंट ईयर कौन सा होगा, 2025-26। और कमिंग ईयर जो है वो 2026-27 कहलाएगा, क्योंकि बजट आने वाले वर्ष के लिए होता है। और आने वाला वर्ष कौन सा है, 2026-27। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2026-27। तो ये क्या कहलाएगा, कमिंग ईयर, आने वाला वर्ष। राइट, जब आने वाला वर्ष 26-27 है और 25-26 करंट ईयर है, तो पिछला साल इस बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्रीवियस ईयर, कौन सा होगा। जाहिर सी बात ये है कि 2024-25 पिछला वर्ष कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2024-25। तो ये प्रीवियस ईयर है। अब आप खुद सोचिएगा कि कभी आपने इस तरह की बातों पे विचार किया कि नहीं किया। तो ये बात आपके सामने आ गई कि इस साल के बजट के लिए प्रीवियस ईयर 24-25 है। अच्छा, कई बच्चों को क्या लगता है कि 2026-27 के लिए प्रीवियस ईयर 25-26 होगा। 2026-27 के लिए प्रीवियस ईयर 25-26 हो सकता है, लेकिन बजट 2026-27 के लिए ये प्रीवियस ईयर नहीं है, वो प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। तो बजट हमेशा करंट ईयर में पेश होता है आने वाले वर्ष के लिए। एक तो ये बात आप ध्यान में रखिए। दूसरा, ये जो अनुमान शब्द होते हैं उनके आगे कभी हम संशोधित लगा देते हैं, कभी कुछ दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं, जैसे कि अग्रिम अनुमान और इस तरह का। तो वो अनुमान शब्द कहाँ पे फिट होंगे इस स्कीम के अंदर। कमिंग ईयर के लिए हमेशा बीई लिखा जाता है, बजट अनुमान, बजट एस्टिमेट्स। और मैं आपको प्रमाण भी दूंगा साथ में कि ऐसा है कि नहीं है। तो आप ये देखिए, बजट का सार ये जो लिखा हुआ है, इसमें 4 कॉलम दिख रहे होंगे आपको। लास्ट का कॉलम देखिए 2026-27, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बजट अनुमान। 26-27 के लिए क्या आएगा, बजट अनुमान। राइट, ओके। अब ये जो करंट ईयर है, तो इस करंट ईयर का भी बजट पेश हुआ था लास्ट ईयर। तो उस बजट का टाइम अभी पूरा नहीं हुआ, और जब लास्ट ईयर ये पेश हुआ तो उसके बजट अनुमान दिए गए थे। अब क्या हो गया कि सिर्फ 2 महीने बचे हैं, 12 महीने पूरे नहीं हुए हैं। तो आप जो अनुमान आपने लगाए थे इस साल का बजट पेश करते समय, उस समय तो काफी समय पड़ा हुआ था।
तो आप वास्तविकता के काफी दूर थे और अब वास्तविकता के बहुत नजदीक है, क्योंकि सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, फरवरी बचा हुआ है और मार्च बचा हुआ है, तो 10 महीने तो इस बजट ईयर के निकल ही गए हैं। तो आपको अनुमान संशोधित करना होता है, वित्त मंत्री जी को अनुमान संशोधित करना होता है। उसी लेवल पर भी संशोधन हो सकता है, उससे नीचे भी हो सकता है, उससे ज्यादा पर भी हो सकता है, लेकिन उनको बोलना पड़ेगा कि जो इन्होंने पिछले बार बोला था उससे अब क्या बदलाव उनको समझ में आ रहा है। इसीलिए ये जो इसके लिए आते हैं RE, और इसको हम कहते हैं संशोधित अनुमान, इंग्लिश में इसको कहा जाता है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। संशोधित अनुमान, तो मैं आपको इसकी झलक दिखाता हूं। देखो ये 2025-26 के आपको 2 कॉलम दिख रहे हैं यहाँ पर। ये बजट जब पेश हुआ था तो बजट अनुमान क्या थे, और अब उन्होंने संशोधन किया है यहाँ पर, ऐसे आपको संशोधित दिखेंगे। और ये फिगर आप कंपेयर कर सकते हो कि संशोधन उसी स्तर पे हो रहा है, कम पे हो रहा है, ज्यादा पे हो रहा है। हालांकि ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के संशोधन मायने नहीं रखते, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं एज ए परीक्षार्थी। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारे यहाँ पर 7 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें 10 से 12 क्लास, ये क्लास मैं 2016 से ले रहा हूँ। लगातार हम लोग हर साल इस क्लास को लेते रहे, जिसमें सर्वे, बजट, RBI की एनुअल रिपोर्ट, IMF, वर्ल्ड बैंक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जितने भी दुनिया भर की चीजें हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, उनको हम सारगर्भित रूप में क्लास में प्रस्तुत करते हैं और उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। क्लास में नोट्स बनाते हैं, साथ में हम कुछ सामग्री भी देते हैं, प्लस टेस्ट पेपर भी होता है। ये करंट अफेयर्स की क्लास सक्सेसफुल बच्चों के अंदर काफी लोकप्रिय है, तो वहां पर हम इसी तरह से चीजों को लिंक करके काम करते हैं। और मेरा प्रयास होगा कि कुछ बातें मैं इस तरह के सेशंस में आपसे करूं, बाकी आप उस क्लास का फायदा उठा सकते हैं। वो 7 अप्रैल को स्टार्ट होगी, तो आप उसमें मतलब इंक्वायरी वगैरह करके देख सकते हैं। कमिंग टू द पॉइंट फ्रेंड्स हियर, लाइक कि ये संशोधित अनुमान जो चल रहे हैं, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कोई बहुत बड़ा कुछ चेंज ना हो तो कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन इंटरव्यू वगैरह के हिसाब से आप कम से कम इन चीजों को पता लगा सकें या टेबल अपने सिर पे पढ़ सको आप। तो ये संशोधित अनुमान, ये बजट पेश होगा तब ये दिखेंगे आपको संशोधित अनुमान, ठीक है। और ये वर्ष पूरी तरह से निकल गया है, 2024-25 निकल के ऊपर से 10 महीने और निकल गए, तो अब तो अनुमानों की बात ही नहीं होगी। तो इनके आगे अनुमान वर्ड नहीं आ रहा, देखो वास्तविक आ रहा है। तो आप अगर यहाँ देखते हैं इस चीज को, प्रीवियस ईयर जो 2024-25 है, तो यहाँ अनुमान वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे वास्तविक यानी कि एक्चुअल्स आएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस तरह से बन जाती है। और एक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, बजट को पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक बातचीत तो आपसे ये करनी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इसको एनालाइज करें। जैसे कि आप कोई भी क्लास नोट्स देखेंगे, आप मेरे भी क्लास नोट्स उठाते हो, पब्लिक फाइनेंस नाम का जो चैप्टर होता है, लोक वित्त जिसको कहते हैं, वो क्लास की शुरुआत ही होती है यहाँ से, राजस्व प्राप्तियों से। तो आप बजट को देखो, जो ये सार बोल रहा है उसमें सबसे पहले क्या दिखा रखा है, रेवेन्यू रिसिट्स दिखा रखी है, राजस्व प्राप्तियां। और इनकी फिगर से हमें मतलब नहीं है खास। फिर राजस्व प्राप्तियों के अंडर में आप जाते हो तो 2 और 3 दिख रहे हैं, यानी कि राजस्व प्राप्तियां 2 प्रकार की होती है। टैक्स से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, कर राजस्व जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पे दिख रहा है। और फिर कुछ और भी सोर्सेज होते हैं जो टैक्स के रूप में नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं गैर कर राजस्व। में कौन कौन से आइटम होंगे वो बातचीत कर लूंगा आपसे, लेकिन आप ऐसे चले जाते हो तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको ये वैल्यू दिख जाएगी जो ब्लू कलर में लिखी हुई है। जैसे कि 8 2 10, तो ये 0 दिख रहा है आपको, 2 और 2 4, 1 5, ये
तो रेवेन्यू रिसीट इस तरह से यहाँ पे नेट टू सेंटर दिख रहा है, जिसका मतलब ये है कि वित्त आयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना 41% जो आपको राज्य को देना है। 16वें वित्त आयोग की बात भी इस बजट में की गई है और आयोग ने 41% हिस्सा राज्यों को देने के लिए बोला। सभी केंद्रीय कर जो केंद्र लगातार वसूल करता है उसका 41% राज्यों को देना है। पिछले वाले आयोग ने भी यही कहा था, 15वें वित्त आयोग ने, तो हिस्से परसेंट के रूप में कोई चेंज नहीं किया गया और मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने उनकी बात को मोर और लेस मान ही लिया है। तो दोस्तों ये राज्यों का हिस्सा निकालने के बाद जो बचता है उसको दिखा रहे हैं, ये हो गया। इसके बाद आप आते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। अच्छा, आपको राजस्व प्राप्तियों के बारे में पता होगा कि सरकार को ऐसी इनकम जिससे पाने के लिए आपको कोई प्रॉपर्टी ना बेचनी पड़े, सरकार को अपनी कोई जैसे एयर इंडिया वगैरह ना बेचना पड़े, प्रॉपर्टी नहीं बेचनी पड़े फिर भी इनकम आ जाए, या सरकार को उधार नहीं लेना पड़े, देयताएं नहीं बढ़ानी पड़े, उसको भी हम राजस्व प्राप्ति कहते हैं। और ये पूंजीगत प्राप्तियां बिल्कुल अलग तरह की होती है। इसमें या तो आपको संपत्ति बेचनी पड़ेगी जिसको हम विनिवेश कहते हैं, या आपको लाइबिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी, मार्केट से बोरो करना पड़ेगा, या जो आपकी लोक लेखा निधि में जो पैसा जमा होता है जनता का, जमाएं जो होती है, जमाएं भी लाइबिलिटी होती है गवर्नमेंट के लिए देखा जाए तो, जिसको देना पड़े वो लाइबिलिटी है। तो दोस्तों यहाँ पे पूंजीगत प्राप्तियां दिखा रखी है जिसमें सरकार अपने लोन को रिकवर कर रही है, वो अमाउंट भी पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर आती है, क्योंकि लोन सरकार के लिए संपत्ति होते हैं। अब लोन का पार्ट आ रहा है तो संपत्ति कम हो रही है एक तरीके से, तो रिकवरी ऑफ लोन भी क्या हो गया, पूंजीगत प्राप्ति। और ये जो अदर रिसीट वर्ड आपको दिख रहा है, ये दोस्तों विनिवेश है देखा जाए तो। विनिवेश वर्ड सीधा नहीं लिखा गया है लेकिन इसका मतलब विनिवेश ही है। और 80,000 करोड़, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे करोड़ों के अंदर है ये ना, ऊपर लिखा हुआ रूपी करोड़, इन रूपी करोड़ ऐसे लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो अदर रिसीट्स है, जो विनिवेश वाली जो मैंने आपको बोली थी, यहाँ पे एक प्रकार से विनिवेश है, ये मैं कह रहा हूं आपको। तो इससे 80,000 करोड़ रुपए सरकार अनुमान लगा रही है, होंगे कि नहीं होंगे ये तो बाद की बात है। यहां देखो आप, सरकार ने जब ये बजट पेश किया था 25-26 का, तो इस पर यहां आप देखते हो अदर रिसीट जो विनिवेश है, सरकार ने सोचा था 47,000 करोड़ रुपए। यहाँ पे देखो ये बजट अनुमान लगाया था इन्होंने 25-26 के लिए 47,000 करोड़, मिला कितना, ये भी संशोधित अनुमान है क्योंकि अभी 2 महीने और बच रहे हैं, लेकिन कुछ खास नहीं होने वाला, लगभग आप समझ लो कि यही मिलने वाला है। तो 33,837 करोड़ रुपए की संशोधित अनुमान किया इन्होंने। कितना नीचे की तरफ संशोधन किया है, इसका मतलब 10 महीने निकलने की पीरियड में सरकार को उतनी विनिवेश से इनकम प्राप्त नहीं हुई। अब सरकार इसका डबल सोच रही है यहाँ पर। अब आप एनालाइज करो कि क्या सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी और क्या उसका आधार है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन सरकार काफी उम्मीद लगा रही है विनिवेश के माध्यम से। अच्छा, बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज। बोरोविंग मार्केट से जो सरकार बोरो करती है, और अदर लाइबिलिटीज के अंदर क्या आता है, जो लोक लेखा निधि के अंदर पैसा जमा होता है, जो जनता की जमाएं होती है, जिनको आप अल्प बचत संग्रहण कहते हैं, ये अदर लाइबिलिटीज में आता है। इसकी टोटल अमाउंट जो सरकार सोच रही है वो आपके सामने है, 16,95,768 करोड़ रुपए सरकार इनसे जुटाएगी, राइट। और टोटल रिसीट ये आ जाती है 53,47,315 करोड़ रुपए की, और उतना ही खर्चा है। तो एक तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर खर्च, बजट तो आपको बराबर दिखाना पड़ेगा ना कि आप खर्च का टारगेट रख रहे हो। मैंने पहले आपको बोला था इनिशियल इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि हम खर्च का नियोजन कर रहे हैं। ये बजट की साइज कितनी है, कोई आपसे ये पूछे कि बजट कितना बड़ा है, तो आपको पहले खर्च देखना है। 53,47,315 करोड़ रुपए की साइज है इस बजट की, और इतनी इनकम हम प्राप्त करेंगे, जिसमें 16,95,700 करोड़ रुपए हमें मार्केट से लेना पड़ेगा या जनता के पैसे
या अन्य साधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर एक दूसरे के बराबर दिख रहे हैं इसमें। इसका मतलब आप ये मत समझना कि इसमें घाटा नहीं है। ये बराबरी आप लाए कैसे? ये बराबरी अपने आप आई या आपको लानी पड़ी? अगर अपने आप आए तो हम इसको कहेंगे संतुलन। ये अपने आप नहीं आई क्योंकि आपने ये अमाउंट को उठाने के लिए आप सोच रहे हो मार्केट से या पब्लिक के पैसे का इस्तेमाल करने के लिए आप ऐसा सोच रहे हो। तो दोस्तों इस तरह से ये टोटल एक्सपेंडिचर, अभी रिसीट तो यहां तक खत्म हो गई और एक्सपेंडिचर यहां दिखा दिए। अब ये एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है 10 + 13। तो 10 क्या है यहां पे दिख रहा है, ऑन रेवेन्यू अकाउंट, राइट। तो सरकार बजट के इस तरह से डिवीजन कर देती है, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, या आप उसको रेवेन्यू अकाउंट या कैपिटल अकाउंट कह सकते हो। तो रेवेन्यू अकाउंट पर खर्च, इसका मतलब क्या निकला, 9 के अंडर में ये आ रहा है। और 9 की लैंग्वेज क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर। 10 का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्चा। और आप जानते होंगे कि राजस्व खर्चा ऐसा खर्चा होता है जिससे न कोई संपत्ति बनती है, न देयताएं कम होती है। सैलरी पे दे रहे हो, पेंशन में दे रहे हो, सब्सिडी में दे रहे हो, अनुदान पे दे रहे हो, ब्याज पे दे रहे हो, ये सब क्या माने जाते हैं, अनुत्पादक टाइप के खर्चे माने जाते हैं। इनसे प्रॉपर्टी एसेट नहीं बनती। जिससे कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग बनाते हो, राष्ट्रीय राजमार्ग बना रहे हो तो ये खर्चा अलग तरह का है, जिसको आप कैपेक्स कहते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग कैटेगरी का खर्चा होता है, प्रशासनिक टाइप के खर्चे और इस तरह के खर्चे जो मैंने आपको बोले। तो ये रेवेन्यू अकाउंट के ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर है, तो राजस्व खर्चा बन गया एक तरीके से। और 13 का मतलब क्या है, जब आप इस पे चलते हो तो 13 का मतलब क्या है, ऑन कैपिटल अकाउंट। तो ये 13 किसके अंडर में आ रहा है, 9 के ब्लू कलर के अंडर में आ रहा है। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजीगत खर्चा। तो अगर आप देखते हो तो ये राजस्व खर्चा है हमारा और पूंजीगत खर्चा यही बनेगा, राइट। और राजस्वगत खर्चा हमारा ये बनेगा। तो इस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हो। अभी राजस्व खर्चा ज्यादा दिख रहा है एक तरीके से। और फिर इसके बाद में एक इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें 12 + 13 किया जाता है। तो 12 का मतलब क्या है, राज्य को एक अनुदान दिया जाता है, ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, यानी पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए ग्रांट्स दिए जाते हैं। तो केंद्र कहता है कि उससे भी पूंजीगत संपत्ति बन रही है, भले ही मेरे लिए वो राजस्व खर्चा है, क्योंकि अनुदान जितने भी होते हैं वो एक प्रकार के राजस्व खर्चे माने जाते हैं जो दे रहा है उसके लिए। क्योंकि केंद्र दे रहा है तो उसके लिए वो राजस्व खर्चा है। अनुदान शब्द आ रहा है, दान वापस नहीं मिलता आपको जो आप दे रहे हो, चाहे उसके आगे आप अनु वर्ड लगा दें या कोई और वर्ड लगा दें। दान दान है, मतलब तो दान दिया तो ऐसे ही चला गया, वो तो बदले में कोई प्रॉपर्टी नहीं बनी। लेकिन केंद्र कह रहा है कि नहीं, इससे सामने वाले की प्रॉपर्टी बन रही है। तो इफेक्टिवली मतलब संपत्तियां तो बनी रही है। इसलिए इसमें क्या होता है कि जो पूंजीगत खर्चे होते हैं, 13 नंबर दिख रहा है ना, ऑन कैपिटल अकाउंट 13, यानी पूंजीगत खर्चों में ये और जोड़ दिया जाता है 12वें नंबर का, 12 + 13 ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो इस तरह से ये टोटल मिला के दोनों को ऐड करने के बाद ये अमाउंट बन जाती है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट, 10 - 1। तो 10 क्या है, आप आके देखो नीचे, दस ऑन रेवेन्यू अकाउंट, लेकिन ये किसके अंडर में आ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट, ऐसे बोलोगे आप इसका। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। राजस्व घाटा कैसे निकलेगा, राजस्व खर्च में से राजस्व प्राप्तियां माइनस करोगे। तो आप आओ देखो यहाँ पे ये राजस्व घाटा लिखा हुआ है 10। मैंने आपको क्या बताया, राजस्व खर्च। 1 क्या है, राजस्व प्राप्तियां। तो 10 में से 1 माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा राजस्व घाटा, जो आपके सामने लिखा हुआ है।
और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ फुट नोट्स में आप जाके देखोगे तो ये जीडीपी का परसेंट है। तो राजस्व घाटे का जो अनुमान सरकार लगा रही है वो 1.5% पे लगा रही है, और आप देखेंगे कि ये डेढ़ चल रहा है यहाँ पर भी। जो 25-26 का बजट था वहां पर अनुमानों में 1.5 और संशोधन भी 1.5 पे किया गया है, और अब आने वाले ईयर के लिए भी हम सोच रहे हैं कि इतना घाटा राजस्व बजट के अंदर रहने वाला है। दोस्तों इसके बाद इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट नाम की कॉन्सेप्ट है, उसमें से 15 - 12, 15 क्या है, राजस्व घाटा है, इसमें से वो अनुदान माइनस हो जाएंगे ये वाले, क्योंकि ये इफेक्टिव वर्ड जब आ रहा है तो इनको राजस्व जैसा नहीं माना जा रहा है। तो जो राजस्व घाटा आपका आया है उसमें से हम माइनस कर देंगे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालेंगे तो 15 में से ये 15 है और वो अनुदान माइनस हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रभावी राजस्व घाटा कम है, तो आप कंपेयर कर लो, ये 0.3 दिख रहा है, अदरवाइज ये 1.5 है। जब माइनस कर देते हो इसका मतलब ग्रांट काफी सरकार दे रही है राज्यों में संपत्तियों के निर्माण के लिए, राइट। और अब आप देखेंगे राजकोषीय घाटा 17वें नंबर पे जो नजर आ रहा है, ये इसकी वैल्यू देखो आप, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 16,95,768 करोड़ रुपए, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि जितनी इसकी वैल्यू है उतना ही बोरोविंग और अदर लाइबिलिटीज की वैल्यू दिखेगी आपको। ये देखो 16,95,768 ये वैल्यू, और आप 17वें नंबर का आइटम देखो 16,95,768 करोड़ रुपए। इसका मतलब राजकोषीय घाटा अगर आप पता लगा लो तो बोरोविंग और मार्केट बोरोविंग और अदर लाइबिलिटीज का पता लगाने की जरूरत नहीं है, जितना घाटा होगा उतनी तो आपको पैसा उठाना है। अब एक अलग बात है कि सरकार ने कहा कि हम कम बोरो करेंगे, वो आप बजट स्पीच को पढ़ोगे तो बाकी हम दूसरी चीजों से कवर करेंगे, जैसे कि अदर लाइबिलिटीज से कवर करेंगे, ये स्मॉल सेविंग से कलेक्ट करेंगे, इस तरह से बोल रही है। तो लेकिन दोनों सबको मिला दोगे तो आपको इतनी अमाउंट वहां पर दिखेगी जो कि इस बजट में आपको नजर आ रही है। जो ये बोरोविंग और अदर लाइबिलिटीज की वैल्यू, सारे रिसोर्स आ गए इसके अंदर, जिसमें उधार भी है और लोगों की बचत और ये सब है, दोनों को जोड़ के दिखा रही है। तो ये आपको अलग से पता लगाना होता है कि मार्केट से वो बोरो कितना करेंगी और इस तरह से। तो ये मेरा जो लेक्चर है वो अलग अलग पार्ट में मैं डालूंगा, तो उसको आप थोड़ा सा देखते रहिए तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये फिस्कल डेफिसिट, इसका मतलब आपसे कोई पूछे, ये सवाल बन सकता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि निम्न में से कौन सा घाटा सरकार की उधार की आवश्यकताओं को दिखाता है। ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उसका आंसर क्या करेंगे, राजकोषीय घाटा उधार की आवश्यकताओं को दिखाता है। और मैं उसको आपको कंफर्म भी करवाता हूं एक जगह पे जाके, जो उनकी लैंग्वेज इसके अंदर होती है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस, ये तो परिभाषा दे रखी है। यहां से अगर आप पढ़ना चालू करें इसे, एफडी इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इस सरकार की डॉक्यूमेंट है। एफडी इज रिफ्लेक्टिव, यानी कि इधर देखेंगे तो हिंदी भी आपको दिख जाएगी यहाँ पर, राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है। अब घाटा कितने करोड़ का है ये सवाल यूपीएससी नहीं बनाएगी आपको, या राजकोषीय घाटे के कोई भी सवाल करती है तो जीडीपी के परसेंट के रूप में ट्रेंड पूछती है कि लगातार कम हो रहा है, बढ़ रहा है। 2020-21 में आपको पता होगा कि जीडीपी का 9.2% राजकोषीय घाटा आया था, 20-21 के बजट में पेश किया गया था, और अभी वाले बजट में 4.3% पे अनुमान लगा रहे हैं।
और पिछला जो बजट था उसमें मैडम ने बोला था कि 4.4 पे हमारा राजकोषीय घाटा रहेगा, जो मैं भी आपको दिखाता हूं, और संशोधन भी उसी स्तर पे किया उन्होंने, मतलब वो अपने अनुमानों के आसपास ही रहेगी, और आने वाले टाइम के लिए कह रही है कि 4.3% ही राजकोषीय घाटा रहने वाला है। तो मैंने ये आपको क्लियर करा दिया कि बोरोविंग रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की किससे पता लगती है, एफडी से पता लगती है। हम उसी टेबल के ऊपर चलते हैं और फिर अन्य चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखो, जो राजकोषीय घाटे की बात मैंने अभी आपसे की, तो ये 4.4 संशोधन किया था 25-26 का जो बजट पेश हुआ था। ऊपर टेबल आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे 2025-26 के बजट अनुमान है, ये संशोधित अनुमान है, और ये आने वाले वर्ष के लिए है, अभी मैंने आपको बोला था। और फिर 24-25 में जो राजकोषीय घाटा वास्तविक रूप में रहा वो 4.8 रहा। तो यूपीएससी अगर सवाल करती है तो ये रुपयों वाले नहीं करती है, ये घाटों के बारे में पूछ सकती है आपसे, राइट। और इसी तरह से अगर हम और आगे बढ़े तो प्राथमिक घाटा जो है वो 17-11। अच्छा, राजकोषीय घाटे को अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला है 9-1 + 5 + 6। 9 क्या है, आप ऊपर की तरफ आएंगे तो 9 है टोटल एक्सपेंडिचर। तो राजकोषीय घाटा कैसे निकलता है, एक प्रकार से ये सरकार के राजकोष का घाटा है कुल मिलाकर। तो कुल खर्चे पहले रखने पड़ेंगे आपको, तो आपने कुल खर्चे पहले रख दिए 9, उसमें से माइनस करना है इन सबको जोड़ के 1 का मतलब क्या होता है, राजस्व प्राप्ति। आप देखेंगे ऊपर तो 1 का मतलब राजस्व प्राप्ति ये रहा। फिर इसके बाद में पूंजीगत प्राप्तियां सारी नहीं आएगी, 5 और 6 नंबर की आएगी, ये 5 और 6 नंबर, ये विनिवेश है मैंने बोला था, और ये रिकवरी ऑफ लोन है, इनको नहीं शामिल करेंगे क्योंकि इनसे कर्जा हो जाता है। तो राजकोषीय घाटे को समझाया कैसे जाता है, ये कुल खर्चों का अतिरेक होता है, किसके ऊपर, ऐसी इनकम के ऊपर होता है जो लायबिलिटी ऋण क्रिएट नहीं करती। विनिवेश ऋण क्रिएट नहीं करता है, रिकवरी ऑफ लोन, आप अपने लोन को वापस ले रहे हो तो इससे आपके ऊपर ऋण थोड़ी ना पैदा हो रहा है, और राजस्व प्राप्तियों से ऋण पैदा नहीं होता है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, बोरोविंग और अदर लायबिलिटीज को इनकम में शामिल नहीं किया। और आप देहाती स्टाइल से भी देखोगे तो हम किसी से उधार लेते हैं तो वो क्या हमारी इनकम है। तो दोस्तों इस तरह से आप ये राजकोषीय घाटा जब निकालोगे तो कुल खर्चों में से माइनस करोगे 1 + 5 + 6, 7वां नंबर उसमें जो लिखा हुआ है वो बोरोविंग और अदर लायबिलिटीज का है, उसको ध्यान नहीं रखना, उसको तो इसको कवर करने के लिए लेते हो आप। तभी तो मैंने कहा कि जितने का ये डेफिसिट आ रहा है राजकोष से, उतनी आपको उधार और अन्य लायबिलिटी से उसे कवर करना है। इसके बाद आप आते हो प्राथमिक घाटे पर, तो इसमें 17-11, 17 क्या राजकोषीय घाटा, 11 क्या ब्याज भुगतान होगा इसमें, देखिए ये इंटरेस्ट पेमेंट, इसको हटा देते हो तो इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक घाटा। अगर हम ब्याज हटा दें हमारे राजकोषीय घाटे में से तो घाटा एक तरीके से ऑलमोस्ट क्या है, मतलब ये 0.7, बहुत कम है, राइट। और कुछ बातें और है जो मैं आपको यहाँ पर फुट नोट्स को बताना चाहता हूँ, इसके लिए हमें इसके साइज को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। इसको देखिए आप, खास तौर से मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ आपको, द जीडीपी फॉर FY फाइनेंशियल ईयर, FY का मतलब है वित्तीय वर्ष, FY 2026-27 इज एस्टिमेटेड एट, ये वैल्यू बता रहे हैं, और जो 10% अधिक है, प्रथम अग्रिम अनुमान जो 2000 मतलब 25-26 के जो प्रथम अग्रिम अनुमान आए हैं, जो आपने देखा होगा 7 जनवरी के आसपास रिलीज हुए थे, और ये पुराने बेस ईयर पे निकले हुए थे, और इसमें बेस ईयर की कॉन्सेप्ट नहीं होती, इसमें नॉमिनल जीडीपी देखा जाता है। ये जितने भी प्रतिशत हैं ऊपर, ये सब नॉमिनल जीडीपी के हैं। तो बेस ईयर का मतलब नहीं है यहाँ पे,
25-26 के जो 7 जनवरी को के आसपास जो अनुमान आए थे, उनके अनुसार भारत का जीडीपी चालू मूल्यों पे कितना बता रहे हैं? 357,13,886 करोड़ रुपए बता रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि इससे 10% ज्यादा हो जाएगा इस साल के लिए, 393 लाख करोड़ के आसपास हो जाएंगे। ये बोलने की इसमें क्या जरूरत पड़ रही है? ये यहाँ पे कैच है दोस्तों। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको ऐसे पॉइंट्स पकड़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी से आपकी रेवेन्यू इंपैक्ट होती है। आपका क्वांटिटी में जीडीपी बढ़ेगा तो भी रेवेन्यू चेंज होगी, और कीमतें बढ़ेगी तो भी रेवेन्यू चेंज होगी। क्योंकि ज्यादा कीमतें अगर हो जाती है तो आप वही जीएसटी का रेट उन कीमतों पे लगाते हो जो कि जीएसटी रेट आपने फिक्स कर रखे हैं, तो सरकार को ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन आएगी। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है कि हमें जो भी बजट के अनुमान लगा रहे हो, आप कैसे बता रहे हो कि इतनी राजस्व प्राप्तियां हो जाएगी, टैक्स से इतना आ जाएगा, ये किस बेस पे लगा रहे हो आप? और आपको ये पता होना चाहिए कि करों का जो सोर्स है इनकम का, वो तो जीडीपी बनता है ना। जीडीपी एक प्रकार की प्रोडक्शन है। तो दो तरह के टैक्स होते हैं ना, जो आप वस्तुओं पे और सेवाओं पे लगाते हो, एक लोगों की आय पे लगाते हो। तो लोगों की आय कहाँ से निकलेगी, आप ये बताइए। यहाँ पर प्रोडक्शन से इनकम जनरेट हो रही है, तो ज्यादा प्रोडक्शन मतलब ज्यादा इनकम, और ज्यादा इनकम मतलब सरकार को ज्यादा टैक्स। और ऐसे वस्तुओं के दाम बढ़ते हों, वस्तुओं की क्वांटिटी बढ़ते हो, एक पेन के ऊपर आप 10% कोई टैक्स लगा रहे हो और ये 100 रुपए का है, तो उससे 10 रुपए आएंगे। और ऐसे 2 पेन आ जाएंगे अगर, और कीमत वही रहेगी, तो आपने 200 की वैल्यू क्रिएट करी तो 20 रुपए टैक्स आ जाएंगे। अब क्वांटिटी को छोड़ दो आप, अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ये 100 रुपए का पेन 200 का हो जाता है, तब भी तो आपको 20 ही आने। देन आई एम टेलिंग यू, मतलब आप अपने हिसाब से डिसाइड करें कि राजस्व प्रकार के अनुमान जो सरकार लगाती है टैक्सेस वगैरह के, उसका बेस क्या होना चाहिए? नॉमिनल जीडीपी होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने एक समझने का प्रयास इसमें किया है, और अलग अलग पार्ट में हम लोग वीडियो प्लेस करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे पे भी आएगा, और आप आराम से पढ़ें और अपनी तैयारी को, मतलब एक प्रकार से हम लोग आपकी तैयारी में कंट्रीब्यूट कर सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।